Good morning, class 8th students. Welcome again to your social studies classes. So, class 8th, in your subject, we are studying lesson number 2 from the unit of history. And in the last class, we had studied till the comparison between the two battles, which was the Battle of Plassey and the Battle of Buxar. Okay, now we are going to move further. And now we will study annexation of Mysore and Maratha territories. तो बच्चों हम लोगों ने देखा था अभी तक कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर युद्ध लड़ा और उसके बाद से अपनी नींव रखी हमारे देश पे वो लोग अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाने लगे। अब हम लोग देखेंगे कि मैसूर और मराठा टेरिटरीज़ को कैसे ये लोग अपने अंडर में रखते हैं। चलो, East India Company, which had started out as trading company in 1600, became one of the major contenders for supreme power in India by 1773. तो अभी क्या हुआ, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेकिन 1773 आते आते तक वो अभी तक पूरी सुप्रीम पावर मतलब एक बहुत भारी वो बहुत पावरफुल बन गई हमारे देश में। ओके, अदर एम्बिशियस पावर्स जो थे वो कौन कौन से थे? सुल्तान ऑफ मैसूर, मराठाज, इनके बारे में तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, और दीज थ्री पावर्स वर एंगेज्ड इन अ ट्रायंगुलर कंटेस्ट फॉर गेनिंग सुप्रीमेसी। अभी तीनों आपस में भिड़ रहे थे, स्पेशली इन द डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन मतलब साउथ इंडिया में। ब्रिटिश ज्वाइंड द फ्रे, अब ब्रिटिश भी इनके साथ जुड़ गए। एलिमिनेटेड ऑल देयर राइवल्स वन बाय वन एंड बिकेम द अल्टीमेट सुप्रीम पावर इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन तीनों के साथ धीरे धीरे युद्ध किया, तीनों को भगा दिया और अपने आप क्या बन गए, सुप्रीम पावर बन के हमारे देश में उभर के आते हैं। चलो, रिलेशंस ऑफ द मैसूर विद ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स का क्या रिलेशन था मैसूर के साथ? देखो, जो विजयनगर एम्पायर था दैट वाज द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया, और किंगडम ऑफ मैसूर उसी का पार्ट था। ठीक है, लेकिन जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है तो मैसूर इंडिपेंडेंट बन जाता है, अपना वो स्वतंत्र राज्य बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो मुगल्स होते हैं वहाँ पे मैसूर में अपना दबदबा जमा लेते हैं। अराउंड द टाइम व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, जब नादिर शाह भारत में आया था और उसने मुगल्स को वीक बना दिया था, किंगडम ऑफ मैसूर असर्टेड इट्स इंडिपेंडेंस, और उस टाइम पे क्या हुआ, मैसूर का जो किंगडम था वो फ्री हो गया। एट द टाइम व्हेन कृष्णा राय वाज द रूलर ऑफ मैसूर, तो उस समय जब कृष्ण राय के बारे में पढ़ा था ना लेसन उसमें क्लास 7 में, बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, मैसूर अंडर हैदर अली वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मैसूर आर्मी। तब हैदर अली जो था वो कमांडर इन चीफ था मैसूर आर्मी का। ठीक है, वो एक गुड जनरल था और डिप्लोमैट था, बहुत ही ब्रेव और एम्बिशियस मैन था। ठीक है, रियल पावर ऑफ द मैसूर स्टेट ले इन द हैंड्स ऑफ द टू मिनिस्टर्स हु हैड रिड्यूस्ड द किंग टू अ मियर पपेट। तो उस टाइम पे हैदर अली के हाथ में मैसूर की पूरी पावर थी। चलो, किंग डाइड इन 1760, किंग मर गए 1760 में। हैदर अली टुक चार्ज ऑफ मैसूर एंड बिकेम इट्स रूलर, हैदर अली ने खुद को अपने आप को राजा घोषित कर दिया। मैसूर की बाउंड्रीज को उसने एक्सटेंड किया अप टू रिवर कृष्णा तक। ठीक है, और उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए मैसूर में और उसको एक पावरफुल स्टेट में बदल दिया। चलो, पहला मैसूर वॉर के बारे में देखेंगे, कब होता है, 1767 से 69 के बीच में। हैदर अली, अब चूँकि हैदर अली बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, पावरफुल बन रहा था, तो जो उसके नेबरिंग पावर्स थे, जो मराठास थे, निज़ाम थे, इंग्लिश थे, उससे जलने लगे। ठीक है, तो ये सब मिल करके एक तो अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट हैदर अली। हैदर अली के खिलाफ में अलायंस बना लेते हैं, कौन कौन से, मराठा, निज़ाम और इंग्लिश। बट ही डिप्लोमेटिकली वन ओवर द निज़ाम एंड द मराठास टू हिज साइड। लेकिन हैदर अली बहुत ही चालाक व्यक्ति था, उसने निज़ाम और मराठास को अपने साइड में कर लिया। देयर आफ्टर ही इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द ब्रिटिश एंड बिसाइड्स मद्रास, चेन्नई। ठीक है, और उसने फिर क्या किया, ब्रिटिशर्स को हरा दिया। British were forced to sign a treaty according to which both the sides agreed to return the conquered territories as well as prisoners of war.
तो इसके वजह से ब्रिटिशर्स का बच्चों यही दिमाग रहता था, वो पहले युद्ध छेड़ते थे, ठीक है। युद्ध छेड़ने के बाद अगर उसके सामने वाले हार गए पार्टी तो उससे खूब पैसे मांगते थे, ये लोग लैंड मांगते थे, और अगर नहीं हारे, अगर ब्रिटिशर्स हार गए तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझौता कर लेते थे और उस टाइम के लिए बात को दबा देते थे, और फिर बाद में उस समझौते पर वो पक्का भी नहीं उतरते थे, अपनी बात के भी नहीं होते थे, वो अपने हिसाब से समझौते को बदल देते थे। चलो, तो ब्रिटिशर्स ने साइन किया ट्रीटी, जहाँ पे रिटर्न करने की उसने बात की कि जो जो जीता है हमने आपका टेरिटरी में, हम लोग आपको रिटर्न कर देंगे और आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी हम रिटर्न कर देंगे। दे ऑल्सो अग्री टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट, उन्होंने कहा कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे अगर कोई और अनदर पावर आपके ऊपर अटैक करती है तो। देखो ब्रिटिशर्स कितने चालाक हैं। हैदर अली ने जब ब्रिटिशर्स को हरा दिया तो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि अगर और कोई पावर आपके ऊपर अटैक करेगी तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन ये कभी साथ देने वाले नहीं है। देखो आगे कहानी। सेकेंड मैसूर वॉर पढ़ो, 1780 में होता है और 84 तक चलेगा, 4 साल। सेकेंड मैसूर 80 में स्टार्ट हुआ, 1780, और ये भी किसके बीच में हुआ? ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में, ठीक है। ही फॉट दिस बैटल अंटिल हिज डेथ इन 1782। हैदर अली तब तक इस युद्ध को लड़ते रह गए जब तक कि वो मर नहीं गए। उनके बाद टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। देखिए, वन ऑफ द रीजंस दैट लेड टू दिस वॉर वाज दैट इन 1771 मैसूर वाज अटैक्ड बाय द मराठास। और देखो, जो मराठास थे, हमारे देश में भी बच्चों कभी भी यूनिटी नहीं रही है। अगर आपस में हैदर अली, मराठास, एक सेंस ऑफ जो हमारा नेशन होता है, सेंस ऑफ कंट्रीमैन होता है कि हमारा देश कभी उन लोगों ने यूनाइट होकर के कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। सब आपस में छोटे छोटे संगठन बना कर हमारे देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रखे हुए थे। अभी मैसूर के साथ कौन युद्ध करने लगा? मराठास युद्ध करने लगे, तो अब इसका फ़ायदा तो ब्रिटिशर्स उठाएंगे ही। तो देखो, अब मैसूर पे अटैक किया मराठास ने, तो जब ट्रीटी साइन हुई थी उसमें ये कहा गया था, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जब कोई आपके ऊपर अटैक करेगा मैसूर से तो हम आपका साथ देंगे, ठीक है। तो हैदर अली गए ब्रिटिशर्स से कि भाई हमें मदद करो, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने वाले थे, वो तो बेवकूफ़ बनाते थे लोगों को, उन्होंने मना कर दिया। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड द फ्रेंच पोस्ट ऑफ माहे विच वॉज मैसूर्स ओनली आउटलेट टू यूरोपियन ट्रेड। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच पोस्ट ऑफ माहे पर भी कब्जा जमा लिया, जहाँ से मैसूर का यूरोपियन ट्रेड होता था। हैदर अली आस्क्ड देम टू वेकेट इट। हैदर अली ने कहा कि भाई इस जगह को खाली करो। व्हेन द, देखिए हैदर अली की फोटो, पेंटिंग डिपिक्टिंग द सेकेंड मैसूर वॉर। व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो ही लेड हिज आर्मी अगेंस्ट देम इन 1780। अब ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो हैदर अली उनके साथ भिड़ गए। बोथ दी साइड्स सफर्ड हैवी लॉसेस, दोनों को क्या हुआ? बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, और इसी में हैदर अली की डेथ हो गई 1782 में। लेकिन उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसने इस बैटल को जारी रखा, और उसके बाद एक फिर पीस ट्रीटी होती है मैंगलोर में 1784 में। यही काम था ब्रिटिशर्स का, जब वो हार जाते थे तो क्या करते थे? पीस ट्रीटी साइन कर देते थे, जिसका कोई मतलब रहता नहीं था। चलो, थर्ड मैसूर वॉर 1790 शुरू होगा और 2 साल चलेगा 92 तक। ये देखो, ये किसके बीच में हुआ? मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। उस टाइम पे क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वाइल टीपू सुल्तान क्या थे? रूलर ऑफ मैसूर। डिस्ट्रस्टेड एंड डिसलाइक द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान बहुत ही ब्रेव वॉरियर थे, वो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो बिल्कुल भी उनकी डोमिनेंस जो ब्रिटिशर्स की थी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, और इसलिए वो टफेस्ट ट्राइबल थे इन साउथ इंडिया। किसके टफेस्ट ट्राइबल थे? ब्रिटिशर्स के, उनको भगा देना चाहते थे। टीपू सुल्तान्स फ्रेंडली टर्म्स विद द फ्रेंच एंड हिज एफर्ट्स टू कंट्रोल द ब्रिटिश स्पाइस ट्रेड इन द मालाबार कोस्ट रीजन वर द 2 मेन कॉज ऑफ द थर्ड मैसूर वॉर। देखिए, टीपू सुल्तान जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ तो टीपू सुल्तान का अच्छा व्यवहार था, दोस्ताना व्यवहार था, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ इनका दुश्मनी का रिश्ता था। एक तो इनके पिताजी को भी ब्रिटिशर्स ने मारा था, हैदर अली को। चलो, इमीडिएट कॉज वॉज टीपूज अटैक ऑन त्रावणकोर। तो इमीडिएट कॉज क्या हो गया? टीपू सुल्तान पे अटैक हो गया त्रावणकोर में। रूलर ऑफ त्रावणकोर वॉज एन एली ऑफ द ब्रिटिश। जो रूलर था त्रावणकोर का वो ब्रिटिशर का दोस्त था। मोर ओवर त्रावणकोर वॉज द ओनली सोर्स ऑफ पेपर फॉर द ब्रिटिश। और त्रावणकोर से ही काली मिर्च का व्यापार होता था ब्रिटिशर्स के लिए। हेंस दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद द मराठास एंड द निज़ाम एंड डिफीटेड टीपू। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अलायंस, संगठन बना लिया, किसके बीच में? मराठास के साथ में और निज़ाम के साथ में, ठीक है, और टीपू सुल्तान को हरा दिया। 1792 में ब्रिटिश फोर्स टीपू टू साइन अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। देखिए, ब्रिटिशर्स इतने बेकार लोग थे,
टीपू सुल्तान को फोर्स किया, ज़बरदस्ती करवा के, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, एक इतना बेकार ट्रीटी साइन करवाया जिसको वो हम लोग जानते हैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तम के नाम से। द थ्री एलिस टुक लार्ज पार्ट ऑफ टीपू टेरिटरीज। इस ट्रीटी के तहत टीपू सुल्तान की बहुत ज़्यादा टेरिटरीज जो थी मराठा की वो ले लिया, मैसूर की, ठीक है, ले लिया, एंड डिवाइडेड देम अमंग देमसेल्व्स, और आपस में बांट लिया। टीपू वॉज फोर्स्ड टू पे ह्यूज सम ऑफ मनी, टीपू सुल्तान को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े, एंड सरेंडर 2 ऑफ हिज सन्स एज होस्टेजेस टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के अपने 2 बेटों को उनको ब्रिटिश के गुलाम बनाना पड़ा। इस वजह से क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान की जो प्रेस्टीज थी, जो उनकी इज्जत थी उस साउथ में, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, और ब्रिटिशर्स क्या हुए, एज यूजुअल वो हरा करके उनको इमर्ज हो गया एज सुप्रीम पावर। अब देखो 4th मैसूर वॉर, यहाँ से 4th मैसूर वॉर के बाद मैसूर वॉर कहानी ख़त्म हो जाएगी। टीपू सुल्तान, हमने आपको बताया, बहुत ही ब्रेव वॉरियर थे, उन्होंने अपनी बेइज्जती वो भूले नहीं थे जो कि उनके साथ 3rd मैसूर वॉर में हुआ था। उन्होंने क्या किया, वो प्रिपरेशंस करते गए, ठीक है, अपनी मिलिट्री को, सब चीज़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते गए, ठीक है। ही ऑल्सो सॉट फ्रेंच सपोर्ट इन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने फ्रेंच से सपोर्ट भी मांगा कि भाई हमको मदद करो ब्रिटिशर्स को हराने में। शॉर्टली बिफोर द 4th मैसूर वॉर ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसी कॉल्ड द सब्सिडियरी अलायंस। अब देखो, जब 4th मैसूर वॉर के होने से पहले ब्रिटिश ने एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जानते हैं। चलो अब सब्सिडियरी अलायंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। अभी तक ये समझो कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इस टीपू सुल्तान से कहा कि भाई आप सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया, और इसी वजह से 4th मैसूर वॉर हुआ, ठीक है। अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर्म्ड एन अलायंस विद द मराठास एंड द निज़ाम। अब फिर ब्रिटिशर्स के साथ में मराठास और निज़ाम ने क्या बना लिया, अलायंस बना लिया, और इन्होंने तीनों तरफ से मैसूर पे अटैक कर दिया। किधर से, देखो, ब्रिटिश फ्रॉम मद्रास, चेन्नई से की तरफ से ब्रिटिश ने अटैक किया, मराठास ने मुंबई की तरफ से अटैक कर लिया, और निज़ाम ने हैदराबाद की तरफ से। 3 आर्मी सून बिसीज्ड सेरिंगपत्तनम द कैपिटल ऑफ मैसूर। अब सेरिंगपत्तनम जो था, जहाँ पे ये लड़ रहे थे टीपू सुल्तान, उसको अपने अंडर में कर लिया इन तीनों अन्य अलायंस में ला करके। टीपू सुल्तान की इसमें डेथ हो जाती है May 4, 1799 वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल। देखो, टीपू सुल्तान को वो चाहते तो भाग सकते थे, बच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मन में, बहुत ही ब्रेव वॉरियर थे, उन्होंने ये मन में सोच रखा था कि मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन मैं ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। अब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया लार्ज पार्ट ऑफ मैसूर और सेरिंगपत्तम को भी, जो कि मैसूर का कैपिटल था। मराठास को उनका शेयर दे दिया, ठीक है। कोम्बोइतर खनारा में खुद से ब्रिटिशर्स ने अपना कर लिया, निज़ाम और मराठास को भी उनका शेयर दे दिया। रिमाइनिंग पार्ट जो था उसमें क्या हुआ, वो डेयर डायनेस्टी को उन्होंने दिया और सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज कर दिया स्टेट पे। हिस्ट्री रिवील्स में देखिए, टीपू सुल्तान बेटर नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। हमने बताया ना आपको, टीपू सुल्तान को बहुत ज़्यादा उनको वेलियंट, एक ब्रेव सोल्जर माना जाता है, उनको हम लोग टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, इसीलिए उनको ये उपाधि दी गई है। वॉज एन एबल रूलर, वह बहुत चालाक व्यक्ति थे। ही वर्कड हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी अपने जो उनके भी टेरिटरी थी उसको बचाने के लिए। क्या क्या उन्होंने किया, ही बिल्ड रोड्स बनवाया, डैम्स बनवाया, टैंक्स बनवाया, पोर्ट्स बनवाया। उन्होंने इनकरेज किया कॉमर्स को भी, एग्रीकल्चर को भी और ओवरसीज ट्रेड को भी। तो देखिए बच्चों, कहा जाता है कि अगर टीपू सुल्तान के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए होते ना मराठास और निज़ाम, अगर इन तीनों ने मिल करके आपस में युद्ध किया होता ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो ये कहानी ब्रिटिशर्स की उसी टाइम समाप्त हो गई होती। लेकिन चूँकि बार बार जो हमारे मैसूर के वो थे, टीपू सुल्तान हो गए, चाहे हैदर अली, इनके खिलाफ में ही खड़े हो जा रहे थे निज़ाम और मराठास, इस वजह से ब्रिटिशर्स को भी फ़ायदा मिल गया। ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे सब भिड़े आपस में। चलो, अब सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को नहीं माना था टीपू सुल्तान ने, इसलिए टीपू सुल्तान के साथ ब्रिटिशर्स का 4th हुआ था, आपका 4th मैसूर वॉर हुआ था। अब होता क्या है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ये जानो। ये देखो, लॉर्ड वेलेस्ली, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इसमें क्या था, एज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। वो लॉर्ड वेलेस्ली ने सिस्टम को ये लेके आए थे। Whoever agreed to sign this alliance would have to accept the supremacy of the British in India। तो इसमें ये था कि अगर आप
इस साइन कर दोगे इस अलायंस को, तो आपको सुप्रीमेसी की मतलब ब्रिटिशर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये आपको बात माननी पड़ेगी। रूलर्स दस लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस, और फिर जो रूलर्स थे उनका फ्रीडम ख़त्म हो जाता था। किंगडम्स वुड हैव टू मेंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, जो किंगडम्स थे उनको ब्रिटिश ट्रूप्स बना के रखना होता था। देयर वुड बी ए ब्रिटिश रेसिडेंट पोस्टेड इन द कोर्ट ऑफ द किंग, और एक ब्रिटिश ऑफिसर उनके राजा के कोर्ट में भी रहेगा। टू मेंटेन एन आर्मी द रूलर वुड हैव टू पे टू द ब्रिटिश सब्सिडी, अब मेंटेन करने के लिए आर्मी को ब्रिटिश को पैसे देना होता था, ठीक है। और अगर नहीं पैसे दे पाते किंग्स राजा लोग, तो उनकी टेरिटरीज को ये लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे। नो फॉरेनर कुड बी कॉन्टैक्टेड बाय द किंग विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट इन द कोर्ट, ब्रिटिश रेजिडेंट जो कोर्ट में रहने के लिए आएगा उसके बिना परमिशन के कोई भी फॉरेनर से ये लोग राजा लोग बात भी नहीं कर सकते थे। एनी स्टेट विच हैड बीन डिफीटेड इन वॉर हैड टू साइन दिस एग्रीमेंट, अब कोई भी स्टेट अगर युद्ध में हार गया तो इसको साइन करनी पड़ती थी एग्रीमेंट में। इसीलिए टीपू सुल्तान को इन्होंने बोला था कि आप एग्रीमेंट ये वाला साइन कर लो, लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया और इसलिए 4th वॉर हुआ। स्टेट्स जैसे कि मैसूर, हैदराबाद और अवध, राजपूत, मराठास वर फोर्स टू एक्सेप्ट दिस अलायंस, इसको उनको ज़बरदस्ती करके इस अलायंस को एक्सेप्ट करवा दिया गया आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन रीजनल वॉर्स, युद्ध के बाद। चलो अब ये हो गई आपकी कहानी मैसूर के साथ में। अब आ जाओ ब्रिटिशर्स का रिलेशन विद मराठास। चलो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुआ था, इसको आप लोग जानते हो कि दिस वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों? बिकॉज जो कंबाइंड फोर्सेस थे मुगल्स के और मराठास के at the hands of the Afghan chief Ahmad Shah Abdali became disastrous for the country. It left India drained and fragmented. क्या हुआ? द डिफीट ऑफ द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मुगल्स, तो मुगल्स और मराठास दोनों ने लड़ाई किया था किसके साथ? अफगान चीफ जो कि अहमद शाह अब्दाली, मिडिवल पीरियड में पढ़ा ना आपने कि अहमद शाह अब्दाली आया था हमारे देश में और उसने किस तरीके से प्लंडरिंग की थी, लूट पाट मचाया था, हमारे देश को पूरा एकदम बंजर बना के छोड़ दिया था। तो इट लेफ्ट इंडिया ड्रेन्ड एंड फ्रेगमेंटेड। मराठा एम्पायर स्प्लिट इनटू 5 वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट। मराठा एम्पायर जब बच्चों बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो 5 वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट्स में अलग अलग बढ़ जाता है। द पावर ऑफ द पेशवा कौन थे? पावर ऑफ द पेशवा द फॉर्मर हेड ऑफ द मराठा एम्पायर, दे हैड डिक्लाइंड। द 4th अदर सेंटर्स एट मराठा पावर वर गायकवाड़ फैमिली ऑफ बड़ौदा इन गुजरात। देखो पावर ऑफ द पेशवा कौन थे? फॉर्मर हेड ऑफ द मराठा एम्पायर, और वो उसका क्या हुआ? धीरे धीरे अब खात्मा हो गया। 4 अदर सेंटर्स कौन थे मराठा पावर के? गायकवाड़ फैमिली बड़ौदा में जो गुजरात में थी, ठीक है, ओके। उसके बाद भोसले फैमिली ऑफ नागपुर इन बिहार, ठीक है। सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर के बारे में तो जानते ही होंगे बच्चों, जिन्होंने झांसी की रानी को बिल्कुल भी सहायता नहीं दी थी इन 1857 की रिवॉल्ट में, अदरवाइज क्या होता उसी टाइम हमारा देश आजाद होता। एंड दी होलकर्स ऑफ इंदौर, ठीक है। तो महाराष्ट्र वॉज अंडर द पेशवा बेस्ड इन पूना। अब महाराष्ट्र किसके अंडर में था? पेशवा के अंडर में। तो ये चारों तो आप लोगों ने देख लिया, और महाराष्ट्र जो था वो पेशवा के अंडर में था, बेस्ड इन पूना। मराठास हु कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न और सेंट्रल भाग में मराठास थे। मेड अ ट्रिमेंडस रिकवरी आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत के बाद इन्होंने बहुत अच्छा इन लोगों का फिर से कम बैक हुआ। डिस्पाइट बीइंग हाउस डिवाइडेड मराठास प्रूव टू बी फॉर्मिडेबल राइवल। अब मराठास चूँकि डिवाइड हो गए थे, इसके बावजूद भी मराठास में बहुत ताकत थी, मराठास में बहुत योग्यता थी। वो चाहते तो इंग्लिश को तुरंत उखाड़ के फेंक देते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मराठास भी कुछ नहीं कर पाए। देखो इट टुक द इंग्लिश 43 ईयर्स, 43 साल तक, एंड 4 वॉर्स टू ब्रिंग द मराठास अंडर देयर कंट्रोल। 43 साल लग गए ब्रिटिशर्स को कि मराठास को वो अपने अंडर में लेने में। मराठास बहुत पावरफुल थे। मराठा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। शिवाजी हो गए, नाना फडणवीस हो गए, और भी बहुत लोग हैं, पेशवा जो बाजीराव थे, ये सब लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। चलो मराठास क्लैश्ड विद द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1775 में। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ में मराठास का युद्ध छिड़ता है। तब कौन थे? वॉरेन हास्टिंग्स थे, ब्रिटिश के गवर्नर जनरल। चलो फर्स्ट मराठा वॉर वॉज रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर पेशवाशिप। तो पेशवा कौन बनेगा, इसके लिए पहले युद्ध हुआ, फर्स्ट मराठा वॉर। जो 4th पेशवा थे माधवराव, कौन थे? माधवराव। वो कब मर गए?
1772 में। तो हिज यंगर ब्रदर नारायण राव सक्सीडेड हिम, तो उनके छोटे भाई थे नारायण राव, वो बने पेशवा। ठीक है, माधवराव के बाद कौन बनता है? नारायण राव बनते हैं पेशवा। बट नारायण राव अंकल रघोबा रघुनाथ राव किल्ड हिम एंड बिकेम द पेशवा। लेकिन देखो बच्चों, ये जो नारायण राव थे, अब ये चूंकि भाई थे किसके? माधवराव के। माधवराव मर गए तो नारायण राव बने पेशवा, लेकिन इनके जो अंकल थे, चाचा थे, जिसका नाम था रघुनाथ राव, ये बिल्कुल अच्छा व्यक्ति ये नहीं थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नारायण राव को किल कर दिया, मार दिया और खुद से पेशवा बन गए। अब देखो, ये सत्ता की लालच में पूरे देश को ही बिकवा के रख देंगे। ठीक है। हाउएवर मराठा चीफ लेड बाय नायना फडणवीस डिपोज्ड राघवा एंड रिस्टोर्ड दी पेशवाशिप टू माधवराव टू सन ऑफ नारायण राव। तो देखो, अब जो पेशवा थे उस टाइम पे मराठा चीफ लेड बाय नाना फडणवीस, लेकिन मराठा चीफ जिसके लीडर कौन थे? नाना फडणवीस। इन्होंने राघवा को हटा दिया, रघुनाथ राव को, या तो उन्हीं का शॉर्ट नेम है राघवा। राघवा को इन्होंने हटवा दिया गद्दी पर से, और उन्होंने पेशवाशिप फिर से माधवराव टू को दिया। माधवराव टू कौन था? सन ऑफ नारायण राव, बेटा था नारायण राव का। बट राघोबा गॉट द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश टू रीअसर्ट हिज क्लेम टू पेशवाशिप। लेकिन राघोबा जो था वो भी कहाँ बैठने वाला था? ठीक, बहुत क्रूअल काइंड ऑफ पर्सन था। उसने जाके ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया और कहा कि भाई हमको पेशवाशिप फिर से दिलाओ। ब्रिटिशर्स फिर से उनको पेशवाशिप दिलाते हैं। दिस लेड टू द बैटल बिटवीन द मराठास एंड ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने इंटरवीन किया मराठास के अंदरूनी मामले में, इंटरनल मैटर्स में, तो इसलिए क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में। ब्रिटिश आर्मी दैट केम फ्रॉम बॉम्बे वॉज डिफीटेड बाय द मराठा चीफ हु हैड गॉट यूनाइटेड अंडर द पेशवा। ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं मराठा चीफ। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज फॉर द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के लिए पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज थे ये। लेकिन क्या हुआ? However, British got over the difficulties under the leadership of Warren Hastings, who was an experienced person. भाई वॉरेन हास्टिंग्स के हाथ में जब कमान आता है ब्रिटिशर्स का, जिनके लीडरशिप के अंडर में ये लोग आते हैं, तो फिर ब्रिटिशर्स इन परेशानियों से उभरते हैं। आर्मीज सेंट हिम फ्रॉम बंगाल कैप्चर्ड अहमदाबाद इन 1780। तो वॉरेन हास्टिंग्स जो आर्मी भेजी बंगाल से, उसने अहमदाबाद को कैप्चर कर लिया। गुजरात में अहमदाबाद को कैप्चर कर लिया 1780 में। ब्रिटिश ने किसको हरा दिया? मराठा चीफ महाजी सिंधिया को हरा दिया और उनसे ग्वालियर को सीज कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। ठीक है। व्हेन ही अपील फॉर पीस, जब सिंधिया ने कहा कि भाई पीस करो, वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालवाई इन 1780। तो ये युद्ध कैसे खत्म होता है? ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है 1782 में, और ये युद्ध खत्म हो जाता है। इस ट्रीटी में क्या हुआ? ब्रिटिश एक्सेप्टेड माधवराव टू एज द पेशवा। माधवराव टू कौन थे? पुत्र थे ना उनके, एंड माधवराव टू एज द पेशवा एंड राघोबा वॉज पेंशनड ऑफ। तो इस ब्रिटिशर्स ने इसमें माधवराव टू को अपने पेशवा के तहत उन्होंने मान लिया और राघोबा को पेंशन दे दिए, पेंशन देने के लिए डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये युद्ध जो था वो यहाँ पे कोई भी क्लियर हमें ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कौन जीतता है। ठीक है, ये ट्रीटी साइन हो जाती है। अब देखो सेकेंड मराठा वॉर। चलो बच्चों, टाइम बहुत हो गया, अब सेकेंड मराठा वॉर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।